हेलो बच्चों, कैसे हो? तो चलिए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस का 4th पार्ट। ठीक है, कल हम लोग कहाँ थे? हम लोगों ने कल एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था, है ना बच्चों? सिर्फ ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं। देखिए, हमारी बॉडी को जो एनर्जी कैसे मिलती है, या फिर मैं कहूँ तो रेस्पिरेशन क्या होता कैसे है। मैंने आपको बताया था, सिर्फ हमारी रोटी खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती बच्चों। जो हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, सिर्फ उसको खाने से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी मिलती कैसे है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने रोटी खाई, ग्लूकोज मेरी बॉडी में चले गया। तो मैं पता है ना, ब्लड में जब ग्लूकोज चले जाता है तो ब्लड क्या करता है, उस ग्लूकोज को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वी ऑलरेडी नो अबाउट डैट, है ना। अब सेल को क्या मिल चुका है? ग्लूकोज मिल चुका है। अब हम लोग लगातार ब्रेथ इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाएगी, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। ब्लड उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जितने भी सेल्स हैं सबको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो फाइनली होगा क्या कि जिस सेल के अंदर खाना भी है, यानी ग्लूकोज भी है और ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन क्या करेगी? उस ग्लूकोज को तोड़ देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। ये बात ध्यान है। और उससे क्या होता है? एनर्जी निकलती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये एनर्जी जो स्टोर होती है वो कैसे होती है, वो समझिएगा मेरी बात को। देखिए, एनर्जी स्टोर कैसे होती है वो समझिएगा। देखिए, हमारी बॉडी में है ना, एनर्जी को स्टोर करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक होता है एडीपी, एक होता है एटीपी। एडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देखिए, दोनों के दोनों एनर्जी को स्टोर करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट पता है ना, ये तो होता है PO4 नेगेटिव। तो नाम में ही आ रहा है डाई मतलब दो, यानी एडीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं? 2 फॉस्फेट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं एटीपी में कितना फॉस्फेट होता है? 3 फॉस्फेट होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 फॉस्फेट है। क्लियर होगी मेरी बात? समझिए मेरी बात। तो एडीपी में 2 फॉस्फेट, एटीपी में 3 फॉस्फेट। अब एडीपी छोटा मॉलिक्यूल है, एटीपी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब एनर्जी जो स्टोर होती है ज़्यादातर वो किस में होती है? एटीपी में होती है। तो एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? एटीपी में। तभी हम एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी कहाँ स्टोर होती है बच्चों? एटीपी में होती है जाके। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा बात को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। अब ये एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी में एटीपी पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। हमारी बॉडी में जो पहले से प्रेजेंट होता है वो होता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो देखो प्रोसेस कैसे होता है वो समझिएगा। देखिए, एडीपी ऑलरेडी बॉडी में है प्लस 1 फॉस्फेट। देखो यार, ये फॉस्फेट कहाँ से आएगा यार? हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, मिनरल्स, ओर्स, सॉरी ओर्स कह रहा हूँ, मिनरल्स खा रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन, प्रोटीन, उनमें तो होता है फॉस्फेट वगैरह, ठीक है। तो एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट प्लस जो एनर्जी हमें फ्यूचर के लिए क्या करनी है? स्टोर करनी है, ये मिल जाते हैं। देखो, एडीपी में एक फॉस्फेट आ गया तो 3 फॉस्फेट हो गए भाई। देखो, 2 तो इसके अंदर ऑलरेडी थी, एक फॉस्फेट आ गया ब्लड में से, तो कितने फॉस्फेट हो गए? 3। एटीपी बन गया, और एनर्जी जो फ्यूचर के लिए स्टोर करनी थी वो इसके अंदर आ जाती है। तो फाइनली एटीपी बन जाता है और इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। और ये बात ध्यान रखना, एनर्जी किसके अंदर स्टोर होगी? जाके एटीपी के अंदर। लेकिन एटीपी खुद कहाँ जाके बैठ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बैठ जाएगा। इसीलिए यानी हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो थी, फ्यूचर वाली जो एनर्जी है, वो पहले किस में गई? एटीपी में। और एटीपी खुद किस में चले गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कुल मिला के एनर्जी किसके अंदर स्टोर हुई? जाके माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसी के अंदर क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। बढ़िया आ रहा है समझ में आप सभी लोगों को। तो हमारे यहाँ एनर्जी को स्टोर करने के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, एक एडीपी है और एक एटीपी है। एडीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, वहीं एटीपी की एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में 2 फॉस्फेट है, एटीपी में 3 फॉस्फेट है, ठीक है। एटीपी और एटीपी दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन क्योंकि एडीपी छोटे साइज़ का है तो एनर्जी स्टोर कम करता है, एटीपी बड़े साइज़ का तो एनर्जी स्टोर ज़्यादा करता है। और हमारी बॉडी में एटीपी पहले नहीं होता, पहले कौन होता है? एडीपी। होता क्या है कि एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ से आया? खाने वाने से आ जाता है, न्यूट्रिएंट, सॉल्ट वगैरह के अंदर होता है, सब्जियों में अंदर होता है फॉस्फेट। तो एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट प्लस ये वो एनर्जी है, दिख रही है तुम्हें ये वाली एनर्जी? ये वो एनर्जी है जो फ्यूचर के लिए स्टोर करनी है।
ADP और 1-फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, ATP, और एनर्जी इसमें जाके स्टोर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी किस में चली गई, ATP में, और ATP खुद कहाँ चली जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये ध्यान रखना। तो ATP खुद कहाँ चले गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी मैं कह सकता हूँ कि एनर्जी पहले किस में गई, ATP में, और ATP खुद किस में चले गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर एनर्जी किस में चली गई, माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। हटा दूँ इसको, तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आराम से इसको नोट कर लेना या रिवाइज कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे ऐसा कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड। अरे भाई ये हटा क्यों नहीं है, कोई नहीं, चलो कुछ तो जुगाड़ करेंगे इसका। चलो ठीक है। तो ये बात तो होगी एनर्जी को स्टोर करने वाली। तो कल मैंने आप लोगों को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन समझाया था, उसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझाता हूँ, वो समझिएगा। रेडी हैं आप सभी लोग। देखिए होता कैसे है एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस, वो ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज ही तो है, ठीक है। ये पहले 2 हिस्सों में टूट जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना 2 हिस्सों में। अब ग्लूकोज को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, C3H12 थे ना, 2 हिस्से हो गए तो H6O3, इसको कहते हैं पायरुविक एसिड। कहीं कहीं बुक्स में आप लोगों को पायरुवेट भी लिखा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछ रहे डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और होता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में। और ध्यान रखना ये विदाउट ऑक्सीजन होता है, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 3 प्रोसेस होंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर पायरुविक एसिड को क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन अगर मिली, क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, यानी पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुविक में। अब पायरुविक फर्दर टूटेगा। अगर पायरुविक एसिड टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक। और ये बात ध्यान रखना कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर और प्लस एनर्जी निकलेगी। और तुम्हें पता है एनर्जी किसके अंदर स्टोर होती है, जाके बताओ ज़रा। एनर्जी स्टोर होती है ATP के अंदर, है ना। तो पता है यहाँ पे इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल के टूटने से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो कितने ATP बन जाते हैं, 38 ATP बढ़ जाते हैं एनर्जी से पूरे के पूरे। इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि ATP, कितने ATP बढ़ जाते हैं, 38 ATP भर जाते हैं एनर्जी से पूरे के पूरे, अगर एक ग्लूकोज टूटता है तो। वहीं अगर पायरुविक एसिड टूटता है बच्चों विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन टूटता है, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये कहाँ होगा, देखो प्लांट्स के अंदर तो होगा ये साइटोप्लाज्म में, हमारे अंदर कहीं और होता है। प्लांट्स के अंदर तो हो गए, प्लांट्स के अंदर है, कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। और क्या बनेगा पता है, दारू बनेगी, C2H5OH प्लस CO2। और मैंने तुम्हें कल बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज अपने आप टूटता है, ऑक्सीजन इसको तोड़ती नहीं है। तो जब ग्लूकोज अपने आप टूटेगा, इसको निचोड़ निचोड़ के किसी ने मारा नहीं है, तो एनर्जी इतनी निकलने वाली नहीं है जितनी निकलनी चाहिए थी। तो यहाँ पे एनर्जी कम निकलती है, इतनी कम निकलती है कि सिर्फ 2 ही ATP के मॉलिक्यूल्स भर जाते हैं एनर्जी से। ये तो होता है प्लांट्स के अंदर। वहीं अगर ये पायरुविक एसिड टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन हम लोगों में विदाउट ऑक्सीजन यानी कि एनारोबिक, ठीक है। फिर से, लेकिन ये अब कहाँ हो रहा है, ह्यूमन बींग्स में। तो अब ये जो प्रोसेस होगा पता कहाँ होगा, ये होगा हमारी मसल्स में। ये बात ध्यान रखना, मस्कुलर टिश्यू, मसल सेल भी लिखा हुआ सकता है, मसल सेल्स, ध्यान रखिएगा। तो इस केस में जो बनेगा वो बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। और प्लस CO2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, ATP के। तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरीके से ग्लूकोज टूटता है। तो ध्यान रखना ये क्या है, पाथवे मतलब कि ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। पाथवेज ऑफ
ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अभी मैंने बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर ग्लूकोज टूटता है विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, वो भी कहाँ होता है, मसल्स में। तो ये बात ध्यान, तो पता क्या होता है, जब ये लैक्टिक एसिड बनता है ना, देखो ये पता कब होगा हमारे अंदर, जब हम मैराथन कर रहे होंगे या हाई बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी को एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज़्यादा चाहिए होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भी तो लिमिट होती है ना भाई, ये थोड़ी कि आती रहेगी ऑक्सीजन, ठीक है। जितनी सप्लाई होती है उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं पाती, तो कुछ ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन टूट जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड होगा कहाँ, मसल्स में। और जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है, और इसको हम मस्कुलर क्रैम्प कहते हैं, क्रैम्प मारना, CRAMP, क्रैम्प मारना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी मेरी बात, इसको क्या कहते हैं फिर, क्रैम्प मारना, क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है। आपने सुना भी होगा नाम में, क्रैम्प्स आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, हॉट वाटर से, गर्म पानी से सिकाई करेंगे, तब जाके कुछ रिलीफ मिलता है, तो ध्यान रखना हॉट वाटर से, ठीक है। तो क्रैम्प्स आ जाते हैं कब, जब लैक्टिक एसिड बनता है हमारी मसल्स में। तभी तो तुमने देखा होगा जब हम जिम जाते हैं ना पहले दिन, या हम लोग रनिंग करते हैं पहले दिन, तो हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, लैक्टिक एसिड बना मसल्स में, और वो लैक्टिक एसिड मसल्स को दर्द देता है, सीवियर पेन होता है, जिसको हम क्रैम्प कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ग्लूकोज टूटता है, ध्यान रखना कई तरीके से। पहला हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ये होगा कहाँ, प्लांट्स में, और तीसरा भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन ये कहाँ होगा, ह्यूमन बींग्स में। यहाँ बनेगी दारू, यहाँ बनेगा CO2, यहाँ बनेंगे 38 ATP, और यहाँ बनेंगे सिर्फ 2 ATP, यहाँ भी बनेंगे 2 ATP, ठीक है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना, ध्यान रखना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ध्यान रखना ये प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन है। अब विदाउट ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये मत समझ बैठना कि ये एनारोबिक का पार्ट है, नहीं, ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी, ध्यान रखना। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कॉमन वो बताओ, कॉमन पैसेज थ्रू विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन, तो ऐसा कौन सा वो है, कॉमन रास्ता है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होगा, और कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। देखो प्लांट्स के देखो रेस्पिरेशन मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे, बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ प्लांट्स गेट्स ऑक्सीजन, ठीक है। ध्यान रखना प्लांट को ऑक्सीजन जो मिलेगी सब सारे पार्ट्स को अलग अलग मिलेगी। लीव्स को ऑक्सीजन मिलने का तरीका अलग होगा, स्टेम को मिलने का तरीका अलग होगा, और रूट्स को ऑक्सीजन मिलने का तरीका अलग होगा। लीव्स को जो ऑक्सीजन मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, सब लोग जानते हैं, स्टोमेटा, पत्तियों में होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे सुराख होते हैं, सुराख के जरिए बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है। स्टेम्स 2 टाइप की है, एक हार्ड स्टेम जैसे कि वुड वगैरह होती है, ठीक है, जैसे ये तुम्हें दिख रही होगी फिगर में, ठीक है। मैं इसको चाहे बड़ा भी कर सकता हूँ अगर थोड़ा, अगर तुम लोग चाहो तो, ये देखो, ठीक है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टेम्स भी 2 टाइप की, एक होती है हार्ड स्टेम, एक होती है सॉफ्ट स्टेम। जो हार्ड स्टेम होती है वो तो दिख रही होगी आपको, देखो जो ये हार्ड स्टेम है, जो हार्ड स्टेम होती है उसके अंदर ना बच्चों देखो हार्ड स्टेम है, अब हार्ड स्टेम है इसका मतलब सेल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है, तभी तो हार्ड है वो, सेल्स टाइटली पैक्ड है। फिर भगवान ने सोचा कि यार ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, अगर सेल्स टाइटली पैक्ड है तो जरा सी भी जगह नहीं है, तो फिर ऑक्सीजन अंदर कैसे जाएगी। तो भगवान ने क्या किया, एक हिस्सा ऐसा छोड़ दिया जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड थे, उस हिस्से को हम लेंटिकल्स कहते हैं। तो हार्ड स्टेम, जो हार्ड स्टेम होती है वो ऑक्सीजन किसके थ्रू लेती है, लेंटिकल्स के थ्रू। पता है ना लेंटिकल्स क्या होता है, जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये देखो दिख रहे हैं ये वाइट वाइट से ही, अब तो समझ में आ गया, तुमने तो देखा होगा यार इनको कहीं, तो ये लेंटिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, जिनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, समझ गए। और जो सॉफ्ट स्टेम होती है, देखो जो सॉफ्ट स्टेम होती है ना जनरली ग्रीन कलर की होती है, चाहे गुलाब की डंडी देख लो आप, ग्रीन कलर की है, उनके अंदर ना स्टोमेटा होता है। तो ग्रीन स्टेम भी, यानी जो सॉफ्ट स्टेम है वो किसके थ्रू लेंगे ऑक्सीजन, स्टोमेटा के थ्रू। जबकि जो रूट्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं किसकी हेल्प से, रूट हेयर की हेल्प से, रूट हेयर की हेल्प से, पता होगा तुम्हें। ये देखो रूट हेयर दिख भी रहे होंगे तुम्हें, ये छोटे छोटे बाल से दिख रहे हैं, छोटे छोटे बाल से, ठीक है, इस तरीके से, ये बात देखो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, समझिए मेरी बात, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, लीव्स के अंदर अलग, स्टेम के अंदर अलग, रूट्स के अंदर अलग।
लीव जो ऑक्सीजन लेते हैं किसकी हेल्प से लेते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से। स्टेम जो ऑक्सीजन, स्टेम दो टाइप की, एक हार्ड स्टेम और एक होती है सॉफ्ट स्टेम। हार्ड स्टेम जो ऑक्सीजन लेती है वो किसकी हेल्प से लेती है, लेंटिकल्स। हार्ड स्टेम के सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन एक हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में गैप होता है और वहीं से ऑक्सीजन अंदर जाती है, उस हिस्से को हम लेंटिकल्स कहते हैं। मैं आपको फिगर में दिखा चुका हूँ। और जो सॉफ्ट स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। सॉफ्ट स्टेम में स्टोमेटा पाया जाता है, उन्हीं के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी। और जो रूट्स होती हैं वो किसकी हेल्प से ऑक्सीजन लेती हैं, वो लेती हैं रूट हेयर की हेल्प से। और मैंने तुम्हें कल भी एक बात बताई थी, जब कल हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम वाटर लॉगिंग कर दें, वाटर लॉगिंग मतलब गमले में पानी भर के रखें तो क्या होगा। अगर हम गमले में पानी भर के रखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो मिट्टी होती है ना, इस तरीके से यहाँ पे प्लांट है मान लो, और ये रूट्स हैं, इस तरीके से फैली हुई हैं रूट्स, ये हेयर है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हो क्या क्या कि जो, ठीक है, एक सेकेंड, तो जो सोइल होती है ना, सोइल तुमने देखा होगा सख्त नहीं होती, सोइल सख्त थोड़ी होती है, सोइल तो तुमने देखा होगा बिल्कुल पाउडर टाइप सी होती है। तो सेल जो सोइल होती है वो है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है इस तरीके से। और गैप में अब खाली गैप है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एयर होगी कि नहीं होगी, बोलो मेरे भाई। तो इसी एयर को कौन लेता है, रूट हेयर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट हेयर, इसी ऑक्सीजन को ले लेंगे। समझ गए ये क्या बनाया मैंने, समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा था, कि जो मिट्टी है वो सख्त तो नहीं होती, वो क्या होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। पाउडर इन द सेंस कि सख्त नहीं होती। जो सोइल के पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। गैप है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन होगी, और वो ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एंटर करेगी किसकी हेल्प से, रूट हेयर की हेल्प से। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर होगी। अब मान लो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी डालता रहा, क्या होगा यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर सारे में पानी पानी आ जाएगा नहीं आएगा। जहाँ पहले खाली जगह थी, जहाँ पहले एयर था, अब वहाँ सारे में पानी आ गया कि नहीं आ गया। और जब सारे में पानी आ गया बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, क्या रूट्स पानी में से ऑक्सीजन ले सकती हैं। पानी में से ऑक्सीजन कौन ले सकता है, फिश, क्योंकि उसके गिल्स होते हैं। तो क्या रूट्स पानी में से ऑक्सीजन ले लेंगी, नहीं। तो इसीलिए रूट्स को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, ठीक है। इसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। जब हम पानी भर के रखते हैं, पानी को सूखने नहीं देते, सोइल में पानी पानी आ जाता है, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, ग्लूकोज टूट जाता है विदाउट ऑक्सीजन। और मुझे एक बार बताओ, अगर प्लांट में विदाउट ऑक्सीजन वो टूटता है ग्लूकोज, तो क्या बनेगा, दारू बनेगी, C2H5OH, दारू, इथेनॉल। तो क्या होगा, रूट्स के अंदर क्या बन जाएगी, दारू। रूट्स डैमेज हो जाएंगी, प्लांट सूख जाएगा, ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है। देखो एनिमल्स के बारे में हम बात करें तो जो जनरली ये होते हैं, ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर वगैरह हो गया, कॉकरोच हो गया, ठीक है बच्चों। वे जो वो लेते हैं ऑक्सीजन, इसके थ्रू लेते हैं, स्पाइरेकल्स के थ्रू, ट्रैकिया, स्पाइरेकल्स, ध्यान रखिएगा। अब ये स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, देखो दिख रहे हैं तुम्हें, छोटे छोटे सुराख से, देखो दिख रहा है, इनके थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है। तो ग्रास होपर और कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, ऑक्सीजन किसकी हेल्प से लेंगे, स्पाइरेकल्स की हेल्प से। कौन, ग्रास होपर और कॉकरोच। ये अर्थवॉर्म किसकी हेल्प से ऑक्सीजन लेगा, ये लेगा स्किन की हेल्प से। गिली स्किन होती है, तुमने देखा होगा, खाई भी होगा तुमने कभी अर्थवॉर्म। ये होता है फिश। अब देखना मेन, तुम्हें दिख रहा है ये हिस्सा, ये देखो, तुम्हें गैप दिख रहा है, कुछ दांत से लग रहे होंगे तुम्हें, यही गैप है, देखो ये दिख रहा है तुम्हें गैप, ये देखो गैप है कि नहीं, ये गैप दिख रहा है, ये है गिल्स। और यही गिल्स की हेल्प से फिश क्या ले लेती हैं, ऑक्सीजन ले लेती हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, फिश है का गिल्स है, अर्थवॉर्म का स्किन है, ग्रासहोपर कॉकरोच का स्पाइरेकल्स वगैरह हैं, ह्यूमन बींग्स का आप लोग जानते हैं लंग्स हैं। और हाँ, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल वगैरह, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किसकी हेल्प से लेते हैं, ध्यान रखना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो ध्यान रखिएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बहुत, ठीक है बच्चों। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है ना सबको समझ में। ये तो इस तरीके से, रुकिए ज़रा, ये मैंने रब कर दिया। तो इनका क्या है, अर्थवॉर्म का स्किन है,
ठीक है, चलो बाकी का डिस्कस कल को करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल को हम लोग लंग्स वगैरह पूरा कवर कर लेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम हार्ट कवर ना हो पाए, ब्लड तो कवर हो ही जाएगा। ब्लड कवर हो जाएगा, फिर इसके बाद आपके 2 टॉपिक रह जाएंगे, 3, एक तो ह्यूमन हार्ट और एक लिम्फेटिक सिस्टम और एक किडनी। ठीक है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से।